Hello everyone. Today we'll discuss the solutions of animal diversity June 24 paper. So let us begin. The first question is define the following. First definition जो पूछी गई है that is rhabdites. It is a Greek word which means rod-like. So rhabdites is a minute smooth rod-like structure found in the cells of epidermis of some class of platyhelminths. तो basically जो platyhelminths होते हैं like जो flatworms होते हैं उनकी epidermis पे उनकी skin की outer layer पे कुछ rod shaped structures होते हैं जिनको हम बोलते हैं rhabdites. It is a characteristics of Turbellaria but also found as nematodes, gastrotricha and annelids. Mainly अगर हम platyhelminths में बात करें तो platyhelminths की class Turbellaria के अंदर ये present है. Reptiles are rod-like structures found in the epidermis in certain Turbellarians and in nematodes. Reptiles release with mucus and form a thick layer outside the body. और अगर इनके function की बात करें तो इनका function है बेटा defensive mechanism. ये basically distasteful होते हैं. तो अगर कोई भी organism जो flatworm पे feed कर रहा है या जो इन worms पे feed कर रहा है इनको खा रहा है तो उसके खराब टेस्ट की वजह से इनके एपिडर्मिस पे ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसके खराब के टेस्ट की वजह से वो इनको छोड़ देगा मतलब इनगल्फ नहीं करेगा इन पे फीड नहीं करेगा. Next is progenesis. Progenesis is a precocious maturation of gonads in a larval body. तो basically जो larval form होती है या जो juvenile form होती है insects की उसमें जो gonads है वो बहुत conspicuous way में mature होते हैं. That then stops growing and never attains ancestral body forms. और फिर वो जो larval form में जो gonad की development हो रही है वो grow करना बंद कर देते हैं और कभी भी ancestral body form को attain नहीं करते. नेक्स्ट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन. एनाड्रोमस माइग्रेशन बेसिकली हमें देखने के लिए मिलती है लैम्प्रेज के अंदर, सी लैम्प्रेज के अंदर. तो अगर हम बात करें सम स्पीशीज लिव देयर इंटायर लाइफ इन फ्रेश वाटर. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ फ्रेश वाटर में रहते हैं बट सम लाइक पेट्रोमाइजन मैरिनस विच इज सी लैम्प्रे आर एनाड्रोमस. दैट इज दे आर हैच्ड इन फ्रेश वाटर. ये फ्रेश वाटर में हैच करते हैं, माइग्रेट करते हैं सी में, वहाँ पे अपनी अडल्ट लाइफ जीते हैं एंड देन लीव द सी एंड रिटर्न टू स्पॉन इन फ्रेश वाटर. और फिर से एग ले करने के लिए स्पॉनिंग के लिए अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ी हो सी लैम्प्रे की तो फिर से वो स्पॉनिंग के लिए वापस आते हैं फ्रेश वाटर में. फॉर स्पॉनिंग लैम्प्रेज माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एंड रीच फ्रेश वाटर. सो दिस इज एनाड्रोमस माइग्रेशन. तो बेसिकली स्पॉनिंग के लिए एग लेइंग के लिए वो माइग्रेट कर रहे हैं. दैट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन. Next term is mesohyl. So between the epithelial and choanocyte layer of sponges, sponges की जो choanocyte cells होते हैं मतलब जो collar like cells होते हैं और उनकी जो epithelial होती है जो सबसे outermost layer होती है उसके बीच में एक gelatinous protein matrix होती है जिसको हम बोलते हैं mesohyl. इस mesohyl के अंदर प्रेजेंट होते हैं एमीबॉइड सेल्स एंड स्केलेटल एलिमेंट्स. सो बेसिकली बिटवीन द एपिथेलियल लेयर एंड द choanocyte layer of sponges is a gelatinous protein matrix called mesohyl which contains amoeboid cells. आर्कियोसाइट्स भी हम बोलते हैं एमीबॉइड सेल्स को दैट मूव इन द mesohyl and modified to carry out different functions. They engulf food particles and hence digestive in function. They carry the nutrition to other cells. तो बेसिकली यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर जो mesohyl के अंदर एमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट है उनका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. Next term is schizogony. It is a formation of large number of daughter cells from mitotic division of single protozoa. Basically schizogony होता है multiple fission. जब multiple fission होती है तो एक ही one cell divides into many cells. तो उसमें बहुत सारे many daughter cells जो हैं वो form होते हैं. ठीक है. फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स माइटोटिक डिवीजन से इट इज सीन एज एपीकॉम्प्लेक्सन जैसे कि मलेरियल पैरासाइट सबसे कॉमन एग्जांपल. मल्टीपल फिजन और शाइजोगोनी अकर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म फ्रॉम द डिवीजन ऑफ सिंगल प्रोटोजोआ. इन दिस प्रोसेस मल्टीपल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन मैच्योर इंडिविजुअल. इसके अंदर क्या होता है? पहले बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. ठीक है. एंड द न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ सेल. लेकिन शाइजोगोनी या मल्टीपल फिजन के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना देते हैं. ठीक है. और फिर एक ही बार में ये मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होती है और ये सारे सेल्स रिलीज होते हैं. So in this process multiple mitotic nuclear division takes place. When a certain number of nuclei are produced, then cytoplasmic division result in separation of each nucleus in a cell. उसके बाद cytoplasmic division होगी और हर एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर पैक होकर बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. जैकबसन ऑर्गन जो है वो एसोसिएटेड है स्नेक के साथ, ये हम पहले भी देख चुके हैं. ब्लबर होल्स होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं वेल्स की. वेला टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं लैम्प्रेज में. फैजमिड्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है राउंड वर्म्स का. और रेस्पिरेटरी ट्री हमें देखने के लिए मिलता है सी ककम्बर में, विच आर काइनोडर्म्स.
Next question है differentiate between any four following pair of terms. So the first one is holostyly and hyostyly. अगर हम बात करें holostyly और hyostyly, ये दोनों ही एक फॉर्म ऑफ जॉ सस्पेंशन है कि जॉ जो हमारा लोअर जॉ और अपर जॉ है वो कैसे कनेक्टेड है, उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो कैसे. Holostyly is a type of jaw suspension in which there is support from hyomandibular and a direct articulation of upper jaw of brain case seen in holocephali. सो बेसिकली होलोस्टाइली में जो हमारा जॉ सस्पेंशन होता है, जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म का लोअर जॉ होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, सपोर्ट में होता है हायोमैंडिबुलर स्ट्रक्चर के और अपर जॉ के साथ, और अपर जॉ इवेंचुअली ब्रेन केस के साथ तो कनेक्टेड है. सो दिस इज सीन इन होलोसेफेलाई. हायोस्टाइली की बात करेंगे तो इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इन विच अपर जॉ हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द ब्रेन केस. इस वाले में अपर जॉ जो था वो ब्रेन केस के साथ कनेक्टेड था, लेकिन हायोस्टाइली में अपर जॉ ब्रेन केस के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली. द जॉ जॉइंट इज ब्रेस्ड एंटायरली बाय हायोमैंडिबुलर बोन, मतलब कि अपर जॉ और ब्रेन केस या लोअर जॉ के बीच में जो कनेक्शन है वो बेसिकली किसकी वजह से है, हायोमैंडिबुलर बोन की वजह से. इट इज सीन इन modern fishes. So there's one more definition that upper jaw is fused to the skull. Holostyly में upper jaw जो होता है वो skull के साथ fused होता है. Lower jaw is attached directly to it, और lower jaw upper jaw के साथ directly attach होता है. इसका example holocephali और lungfishes. हायोस्टाइली में अपर जॉ इज अटैच टू द क्रेनियम एंटायरली बाय लिगामेंट्स. अपर जॉ क्रेनियम के साथ, ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स एट द एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे हायोमैंडिबुलर के हेल्प से. This type of jaw suspension is found in shark, rays, skates, etc. In hyostylic jaw suspension, the upper jaw can move independently of the skull, क्योंकि वो ब्रेन के साथ, ब्रेन केस या क्रेनियम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. नेक्स्ट डिफरेंस हमें करना था प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया में. तो मैमल्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया. तो क्योंकि ये मैमल्स हैं तो मैमरी ग्लैंड्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रोटोथेरिया में मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विदाउट टीथ्स, वेयरएज मेटाथेरिया में मैमरी ग्लैंड्स हैव टीथ्स, और यूथेरिया में भी मैमरी ग्लैंड्स हैव टीथ्स. ईयर पिने की बात करें, प्रोटोथेरिया में ईयर पिने जो आउटर ईयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वेयरएज मेटाथेरिया और यूथेरिया में प्रेजेंट होते हैं. मार्सुपियम मतलब पाउचेस. तो बेसिकली जो मेटाथेरिया है ना वो मार्सुपियल्स ही हैं, वो पाउच्ड एनिमल्स ही हैं. ठीक है, तो जो मार्सुपियम है वो हमें सिर्फ किस में देखने के लिए मिलेगा, मेटाथेरिया में. प्लेसेंटा सिर्फ यूटाथेरिया जो है वो यूथेरिया जो है वो ट्रू मैमल्स या मोर कॉम्प्लेक्स मैमल्स आप मान सकते हो जो कि प्लेसेंटल मैमल्स हैं. प्रोजेनाई, प्रोटोथेरिया lay eggs, does not give birth to young ones. मेटाथेरिया give birth to young ones but immature young ones जो कि बाद में मार्सुपियम में या पाउच के अंदर फर्दर डेवलप होते हैं. Whereas यूथेरिया विविपैरस है completely give birth to fully developed young ones. Teeth absent during infant stages. मेटाथेरिया में teeth present during infant and adult stages, और यूथेरिया में teeth present during adult stages. Testis present within the abdominal cavity in prototheria, present in the scrotal sac in metatheria and eutheria. क्लोका की बात करें तो क्लोका प्रेजेंट होता है प्रोटोथेरिया में, लेकिन मेटाथेरिया और यूथेरिया में एब्सेंट होता है. एग्जाम्पल प्लैटिपस और एकाइडना, दीज आर द 2 मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स जो हैं प्लैटिपस और एकाइडना. मार्सुपियल्स मेटाथेरिया में आते हैं, तो कैंगरू, कोआला, ओपोसम ये सब आ गए, और यूथेरिया में ट्रू मैमल्स लाइक रैट, मंकी, ह्यूमंस एक्सेट्रा. सो देयर इज़ वन मोर डिफरेंस. अगर आप चाहो नोट्स के लिए जो भी आपको ईजी लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट सुपरपोजिशन इमेज एंड एपोपोजिशन इमेज. तो बेसिकली अगर हम जब इंसेक्ट्स की बात करते हैं या आर्थ्रोपोड्स को स्टडी करते हैं तो उनके पास कंपाउंड आइज होती है, एंड दीज कंपाउंड आइज आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज एपोपोजिशन आइज एंड सुपरपोजिशन आइज. अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो एपोपोजिशन आई में ईच लेंस फॉर्म अ स्मॉल इन्वर्टेड इमेज एंड ब्रेन कंबाइन दीज मल्टीपल इन्वर्टेड इमेज इनटू अ ओवरऑल इमेज. जो लेंस है वो स्मॉल इन्वर्टेड, छोटी सी इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस बना रहा है, और ब्रेन इन मल्टीपल इमेजेस को कन्वर्ट करके एक सिंगल इमेज क्रिएट करता है. वेयरएज इन सुपरपोजिशन इमेज द ऑप्टिकल एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल इरेक्ट इमेज ऑन द रेटिना. इसके अंदर जितने भी ऑप्टिकल एलिमेंट्स है जैसे कि ओमाटिडिया या जो भी सेल्स प्रेजेंट है वो मिलके कलेक्टिवली एक सिंगल इरेक्ट इमेज ही बना रहे हैं रेटिना पे. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपोजिशन एंड सुपरपोजिशन इमेज इज हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई. ओमाटिडिया जो आई के बेसिक सेल्स हैं, जो फंक्शनल यूनिट्स है, ओपोजिशन हैव शॉर्ट ओमाटिडिया, सुपरपोजिशन हैव लॉन्ग ओमाटिडिया. Light rays in opposition eye, each ommatidium focuses on a small area of the field of view and picks up rays parallel to it. तो ये small area पे focus करते हैं और parallel rays को pick करके image create करते हैं. Whereas in superposition eyes, ommatidia picks up rays from wide range. वो ज़्यादा range को cover करते हुए वहाँ से rays को capture कर सकते हैं.
इंसेक्ट्स ओपोजिशन आइज आर फाउंड इन डायurnal इंसेक्ट्स और सुपरपोजिशन होती है नॉक्टर्नल। तो बेसिकली जो रात को एक्टिव होते हैं उनके पास सुपरपोजिशन इमेज है और डायurnal वाले में एपोपोजिशन है। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो इनके क्रिस्टलाइन कोन्स है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। दीज आर द ओमाटीडिया, ठीक है। फिर इसके अंदर हमें वाइड रेंज देखने के लिए मिल रही है। ये ऑब्जेक्ट ए बी सी सारी जगह पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है वो कम है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एपोपोजिशन आई इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायurnal स्पीशीज। द रिसेप्टर्स आर हाईली इलोंगेटेड एक्सटेंडेड डिस्टली एज फार एज क्रिस्टलाइन कोन्स। जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और कोन सेल्स तक एक्सटेंडेड होते हैं। द इमेज फॉर्म बाय द आई एज अ होल इज अ मोज़ैक ऑफ एरिया। वो एरिया का एक मोज़ैक होता है क्योंकि एक एरिया के वो छोटे छोटे इमेजेस कैप्चर करते हैं और बाद में उसको एसोशिएट करते हैं। Whereas nocturnal insects have superposition image, in them the retinal cells are widely separated from the crystalline cone. इनके अंदर जो retinal cells होते हैं वो crystalline cone से अलग होते हैं, उनसे separated होते हैं. Each receptor cell is stimulated by light entering through number of ommatidial lenses. This type of eye is suited for vision in dim light. The overlapping images, however, give poor resolution. So this is a basic difference, but yes, for the point of difference, I think this one will be more better. Next. Difference between Lepidosauria and Archosaurus. So Lepidosauria and Archosaurus are the two main lineages of reptiles की अगर हम बात करें तो they are classified into two main lineages, two main groups, that is Lepidosauria and Archosaurus. They differ in several ways including body plan, diversity and the type of animal they include. अगर हम बात करते हैं body plan की, Archosaurs have a wide range of body plan than Lepidosaurs. For example, Archosaurs include armored Nile crocodile and small hummingbird. तो एक small hummingbird और एक ऐसा crocodile जिसके ऊपर एक armored layer हो, पूरी एक शील्ड हो जो उसको प्रोटेक्ट करके चल रही है. वाइल लेपिडोसॉर्स इंक्लूड कोमोडो ड्रैगन एंड इग्वाना. इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो उनकी डाइवर्सिटी कम है और दे आर मच क्लोजली रिलेटेड. आर्कोसोर्स इंक्लूड बर्ड्स विच आर मोर डाइवर्स ग्रुप टुडे देन दे वर 20 मिलियन ईयर्स अगो. और जो डाइवर्सिटी लेपिडोसॉर्स में हमें देखने के लिए भी मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी. लेपिडोसॉर्स इंक्लूड स्नेक्स, लिजर्ड, टोटारास. And archosaurs include crocodiles, birds, extinct reptiles like dinosaurs, pterosaurs, etc. Lepidosaurs have large keratinous scales that may overlap. तो लेपिडोसॉर्स की बॉडी पे हमें स्केल्स देखने के लिए मिलते हैं. And next, anteorbital fenestra. Archosaurs have an anti-orbital fenestra जो कि इनके आई का स्ट्रक्चर होता है, which is a hole in the front of their eye. तो अगर हम इसके डिटेल फीचर देखें, लेपिडोसॉर्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स दैट इज नॉन एवियल रेप्टाइल. नॉन एवियल रेप्टाइल का मतलब होता है कि जो फ्लाई नहीं, मतलब विच आर नॉट कैटेगरी ऑफ बर्ड. Member of this superorder are characterized by sprawling posture. Bipedal specialization is absent in them, मतलब दो पैरों पे चलना. The diapsid skull is usually modified by loss of one or both temporal arc. Lepidosaurs, unlike tetrapods, have transversal cloacal slit instead of longitudinal cloacal slit. तो tetrapods की तरह इनके पास ट्रांसवर्स क्लोकल स्लिट नहीं है. इंस्टेड जो क्लोका है वो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है. स्किन इज शेड इन वन पीस. लेपिडोसॉर्स इंक्लूड टू ऑर्डर्स ऑफ लिविंग रेप्टाइल, दैट इज फेनोडोंटा और दूसरा है स्क्वामाटा. अगर यही हम बात करते हैं आर्कोसोरिया की, तो आर्कोसोरिया के अंदर एडवांस डायाप्सिड्स प्रेजेंट है, वेयरएज यहाँ पे डायाप्सिड स्कल जो था वो बेसिकली मॉडिफाइड था. गिजर्ट इज प्रेजेंट इन दिस सुपर ऑर्डर. द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज फुल्ली डिवाइडेड. पेरेंटल केयर ऑफ यंग वन is present. Member of this super order include the living archosaurs, namely crocodilians, placed in order Crocodilia, and birds and their extinct relatives, namely dinosaurs. Many members like dinosaurs and birds belonging to this groups are bipedal. Bipedal मतलब कि they can easily walk and survive on 2 feet. नेक्स्ट इज पॉलीकैटा एंड ओलिगोकैटा. तो ये बेसिकली आर्थ्रोपोडा की दो मेन डिविजन्स है. पॉलीकैटा की अगर हम बात करें तो दीज आर मेनली मरीन फॉर्म्स विद डिस्टिंक्ट हेड एंड हैविंग आइज एंड टेंटिकल्स. So this is a better difference. Polychaetes and oligochaetes are both classes of annelids, but they differ in their habitat, reproduction, size and other characteristics. अगर habitat की बात करें तो जो polychaetes होते हैं वो aquatic annelids होते हैं, oceans में रहते हैं, shallow estuaries में, rocky shores में रहते हैं. They can also swim freely in open water. Whereas oligochaetes की बात करें तो they live in sea and fresh water. तो ये ज़्यादातर हमें moist soil में मिलेंगे, मतलब terrestrial forms भी present है और aquatic भी, और जो aquatic forms हैं वो fresh water में है. Reproduction की बात करें, मोस्ट
polychaetes have separate sexes, मतलब कि bisexual है, whereas oligochaetes reproduce by exchanging sperm and eggs with another worm. तो ये जो है वो bisexual नहीं है, hermaphrodites है. Size, polychaetes can range in size from few millimeters to up 3 meters, or oligochaetes can range in size from less than 0.5 millimeter to 2 to 3 meters. Polychaetes are classified based on the external characteristics such as shape of their head, number, nature of their appendages and tube construction. और जब हम ओलिगोकैट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ गोनाड्स, पोजिशन ऑफ गोनोडक्ट्स या लोकेशन ऑफ देयर मेल पोर. Chaetae, which is a very characteristic feature of annelids. Polychaetes have many chaetae which are arranged within fleshy fat pair appendages called parapodia. तो बेसिकली इनके जो फीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर काइटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ये काइटे ओलिगोकेट्स के अंदर बहुत फ्यू होते हैं, बहुत रिड्यूस्ड होते हैं. सो दिस इज़ वन मोर डिफरेंस. तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. टिपिकली मरीन होते हैं. ओलिगोकेट्स की अगर हम बात करें तो वो इक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. पॉलीकाइट्स का वेल डेवलप हेड होते हैं. इनमें जो हेड है वो कम डेवलप होता है. पैरापोडिया में बहुत सारे काइटे होते हैं. यहाँ पे काइटे जो है वो बहुत कम है या रिड्यूस्ड होते हैं. दीज आर बेसिकली फ्री लिविंग, और ये जो ओलिगोकेट्स है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. पॉलीकाइट्स आर डायशियस, मतलब कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, वेयरएज ओलिगोकेट्स आर मोनोशियस. So this is one more difference, क्योंकि they may ask the difference between Polychaeta, Oligochaeta and Herodina, the three main classes of phylum Annelida. Next question, short note. The first one is origin of multicellularity in metazoa. तो बेसिकली जो मेटाजोन थे, जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, वो अरेंज कैसे हुए? क्योंकि जब लाइफ स्टार्ट हुई है, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोटिक विच वर यूनिसेल्युलर, देन यूकैरियोटिक विच अगेन वर यूनिसेल्युलर, एंड लेटर डेवलप मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विच वर यूकैरियोटिक. तो हाउ दिस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स began and how they originated. Several hypotheses were suggested to explain the origin of metazoa. तो मेटाजोआ की ये जो बिगिनिंग ऑफ मल्टीसेल्युलरिटी है, ये कहाँ से हुआ? इसका सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस था वो स्टार्ट हुआ कोलोनियल फ्लैजिलेटेड फॉर्म से, कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस के पास क्वानोसाइट्स होते हैं, लाइक कॉलर सेल्स होते हैं. एंड देन हमने सोचा कि उन्होंने वो जो फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं या जो कॉलर लाइक सेल्स हैं, जो स्पॉन्जेस हैं, दे समहाउ मेड अ कॉलोनी, एंड दैट कॉलोनी फाइनली डेवलप इनटू अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म in which the cells gradually become more differentiated and interdependent. The colonial flagellate hypothesis was first introduced by Haeckel in 1864. तो ये जो थ्योरी थी colonial flagellate की, ये किसने दी थी? सर हैकेल ने, ईयर 1984 में. With several later revision has been in favor for more than a century. In this classical scheme, metazoan descended from a hollow spherical colony of flagellated cells. तो हमने कहा कि एक flagellated cells की कॉलोनी ने एक hollow colony later developed into मेटाजोआ. दिस हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म वाज नेम्ड ब्लास्टिया. तो जो सबसे पहले जिसको हमने एक ऑर्गेनिज्म, एक मॉडल स्ट्रक्चर अज्यूम करा, उस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हमने नाम क्या दिया? ब्लास्टिया. एंड वन वाज कंसिडर्ड टू बी सिमिलर टू द ब्लास्टुला स्टेज ऑफ द प्रेजेंट डे मेटाजोआ. क्योंकि ब्लास्टुला के अंदर भी कैसे होता है? पेरिफेरी के ऊपर सेल्स होते हैं, है ना, और सेंटर में हॉलो होता है. और यहाँ पे भी हमने कहा था कि एक हॉलो कॉलोनी बन रही है जो कि मेटाजोन फॉर्म कर रही है. Similar structure and organization of cell is also seen in the colonial phytoflagellate volvox. इसी तरह का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन हमें वॉल्वॉक्स में भी देखने के लिए मिली थी, जो कि एक फाइटोफ्लैजेलेट और कॉलोनीज बना के रहता है. एंड द कोलोनियल क्वानोफ्लैजेलेट टेरोस्पॉन्जिया, और स्पॉन्जेस की भी एक कैटेगरी थी क्वानोफ्लैजेलेट टेरोस्पॉन्जिया, उनकी भी कॉलोनी का स्ट्रक्चर हमें सेम दिखा. दो मॉलिक्यूलर डेटा शोज दैट मेटाजोन्स डिड नॉट अराइज फ्रॉम वॉल्वॉक्स, रादर दे इवॉल्व्ड पैरेलली. बट लेटर इट वाज फाउंड कि इट इज नॉट दैट वॉल्वॉक्स और इट इज नॉट दैट colonial flagellated cells which developed into metazoan. In fact, it is a separate line of evolution, but yes, it occurred in a parallel timeline. कि एक टाइम पे जहाँ ये कॉलोनीज बना रहे थे, वहीं पे हमें देखने के लिए मिला कि कुछ सेल्स ग्रुप बना के एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहे हैं. This pre-metazoan may have been a sphere of monoflagellated collar cells that adhere to each other by gelatinous extracellular matrix in which the cells may have been embedded. तो ऐसा हो सकता है कि monoflagellated collar-like cells जो थे वो एक दूसरे के साथ किसी मैट्रिक्स की हेल्प से अटैच हुए, अधेयर हुए, और उनके बीच में सेल्स जो थे वो एम्बेड होना या ओरिजिनेट होना शुरू हो गए. They must have been a distinct anterior-posterior axis in pre-metazoa and it may have swum with the anterior end forward. इनके अंदर जैसे जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, इट इज़ नॉट
not just a cluster of cell or a group of cells that eventually developed into multicellular organism. No, सबसे पहले जब भी एक multicellular organism बनता है उसके बॉडी की एक्सेस बननी शुरू होती है, लाइक डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस. तो यहाँ पे हमने बोला कि मे बी मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सेस डेवलप हुई होगी इन प्रीमेटाजोन्स में. प्रीमेटाजोन मतलब कि मल्टीसेल्युलर स्टेज अक्वायर करने से पहले का जो फेज है जहाँ पे दे वर इन द प्रोसेस टू बिकम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एंड जब ये स्विम करते होंगे तो इनका एंटीरियर एंड फॉरवर्ड होता होगा, क्योंकि हमेशा हम फॉरवर्ड एंड को, जो हेड वाला एंड होता है, उसी को एंटीरियर कैटेगराइज करते हैं. These hypothetical structures resemble the blastula seen in metazoan. The individual cells in the colony become differentiated into specific cell like reproductive cell, feeding cell, sensory cell, somatic cell, and thus allowing the colonial organism to work as a whole. तो basically we said कि there is a colony of cell और ये cells बाद में इनमें division of work हुआ, ये एक दूसरे पे इतने dependent हो गए that individually now they were unable to exist and they can exist as a single whole organism, and the cells differentiated to perform different functions. Some cells became the reproductive cells, some performed the nutritive functions, some became sensory, and some became somatic. So this was some little bit of picture कि ये unicellular flagellated protists जो होते हैं, जिनके कॉलर लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी एक मल्टीपल फ्लैजेलेटेड सेल्स मिलकर कॉलोनी बनी. जब वो कॉलोनी बनी तो उसके बाद जो हॉलो स्फेरिकल कॉलोनी बनी, उन्होंने हॉलो स्फेरिकल शेप अज्यूम करना स्टार्ट करा. देन वी केम टू नो कि हाँ ये एक ब्लास्टुला लाइफ स्टेज हमें दिख रही है. स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव फॉर्म शोज एज ग्रे सेल. अब इसमें से कुछ सेल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स बन गए, कुछ सोमैटिक सेल्स बन गए, कोई फीडिंग सेल्स बन गए. सेल्स बिगिन टू फोल्ड इन एंड मेक टिश्यूज. और धीरे धीरे करके ये सेल्स या तो फोल्ड होने लग गए या इनवैजिनेट होने लग गए कि अंदर की तरफ भी यहाँ पे सारे सेल्स एम्बेडेड हो गए. The colonial form must have been radially symmetrical. Metchnikoff revised the hypothesis, suggested that instead of invagination, later on Metchnikoff ने इसको थोड़ा सा hypothesis को revise करा और थोड़ा सा इसको advance करा. उन्होंने बोला invagination की जगह यहाँ पे ingression हुआ था. मतलब it is not folded inside, it is just that the cell started moving inside, wandering inside of cell, resulting in a solid organism. कि पहले तो ये एक hollow colony बनी थी, लेकिन अब जब cells इसके अंदर जाने शुरू हो गए तो अब ये क्या बन गई, एक solid colony. Maybe like a planula larva of the cnidarians or ctenophorans. This organism did not have a mouth, and cnidarians and the extant ctenophores may have arisen from this form. अभी तक इसमें माउथ जो बॉडी की ओपनिंग होती है, वन ओपनिंग या टू ओपनिंग, वो डेवलप नहीं हुई थी. एंड मे बी जो निडेरियंस या जो टीनोफोर्स थे, जो अर्ली मेटाजोन्स थे, वो इसी से अराइज हुए थे. Some of these planula-like organisms might have settled at the bottom of the ocean and adopted a creeping form of locomotion, developing a dorsal and a ventral face. तो हमने ये तो कंसिडर करा था कि पहले एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस डेवलप हुई होगी. लेटर ही केम विद अ हाइपोथेसिस कि मे बी ये सेटल हुए और इनका जैसे बॉडी का जो बॉटम वाला साइड था वहाँ पे फुट और ऊपर वाला साइड फ्री एंड बना, एंड फ्रॉम देयर दे ऑल्सो डेवलप्ड अ डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सेस. A ventral mouth may have formed along with the start in cephalization. Mouth form हुआ, cephalization brain development होनी शुरू हुई. This would have give rise to the earliest acenomorphs and to the ancestors of bilaterians. However, there are still many alternate views. तो अभी भी ये जो origin of multicellular या origin of metazoa है, it is still under कंस्ट्रक्शन की फाइनली व्हाट वाज हैपन. बट येस, अभी तक की जो सबसे मेन थ्योरी है दैट इज़ द कोलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिटिक नीमाटोड्स. नीमाटोड्स के अंदर बेटा आते हैं बेसिकली सारे राउंड वर्म्स, और ये जितने भी राउंड वर्म्स होते हैं दीज आर मेनली डिजीज कॉजिंग. ठीक है, डिजीज कॉजिंग है तो ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ पैरासाइट एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर स्प्रेडिंग न्यूमरस डिजीजेस. सो वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू नीमाटोड्स लाइक Ascaris lumbricoids, like Encyclotoma duodenale and Enterobius vermicularis. So these are the few, or you can say Trichinella spiralis. So these are the few organisms जिनको हम स्टडी कर सकते हैं as parasitic nematodes. Talking about Ascaris lumbricoids, these are the most common human intestinal worms. जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाले जो राउंड वर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं Ascaris lumbricoids, लेकिन हॉर्सेस को इन्फेक्ट करने वाले जो राउंड वर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं Ascaris megalocephala. An Ascaris female may lay about 2 lakh eggs per day which passes along the stool of the host. तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जब ह्यूमन अगर कोई भी इनके एग फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग को किसी फूड या इन्फेक्टेड चीज़ के साथ इनगल्फ कर ले तो इंटेस्टाइन में आके ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये पैरासाइटिसाइज करके रहते हैं. वहाँ पे द Ascaris female can lay up to 2 lakh eggs per day which can pass along the stool of the host. The egg remain alive for years in the soil. They gain entry into the host digestive tract through contaminated food, and there are tiny juveniles coming out of the
एग्स। तो जब अगर हम ये कंटामिनेटेड एग से कंटामिनेटेड फूड इंगल्फ कर लेंगे तो वो एग जो है वो हमारे स्टमक में जाके एसिड की वजह से उसकी जो आउटर लेयर है वो ब्रेक होगी, वो एग्स हैच होंगे, ऑर्गेनिजम्स रिलीज होंगे, देन दे बुरो थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड एंटर इन द वेन। उसके बाद अगर ये हमें इन्फेक्शन करने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर माइग्रेट करेंगे, लोकलाइज करेंगे फ्रॉम वन ऑर्गन टू डिफरेंट ऑर्गन, देन दे बुरो थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड एंटर द वेन्स एंड लिम्फ वेसल फ्रॉम वेयर दे आर कैरिड टू द हार्ट। तो ये इंटेस्टाइन की वॉल को इंटेस्टाइन में से पेनेट्रेट करते हुए हमारी वेन्स के अंदर एंटर हुए, देन लिम्फ के अंदर गए और लिम्फ से ब्लड के साथ साथ ये चले गए हार्ट में, हार्ट से फ्रॉम देयर टू द लंग्स, देयर दे पेनेट्रेट द alveoli एंड एंटर द ट्रैकिया। इफ़ इन्फेस्टेशन इज सीवियर, अगर इनका जो नंबर है, अगर जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, दे मे कॉज निमोनिया एट दैट स्टेज, क्योंकि लंग्स में आके अगर इन्फेक्शन करेंगे और वो सीवियर होगा तो ऑब्वियसली निमोनिया जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। व्हेन दे रीच द फेरिंग्स, उसके बाद क्या होता है, ये लंग्स के अंदर जब एंटर हो गए ना तो लंग्स से क्रॉल करते 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 ऊपर ट्रैकिया तक आएंगे और फिर ये एंटर करेंगे फूड पाइप के अंदर। ठीक है, सो when they reach pharynx, they may be swallowed and passes through the stomach and maturing in about 2 months after the ingestion of egg. If the in the intestine they feed on intestinal content, फिर ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गए, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, ये उस पर सर्वाइव करके वहीं पे ग्रो करेंगे और अपना जो एग्स ले करेंगे, फिर वो हैच करेंगे एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। नेक्स्ट, द हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल इज अ पैरासाइट ऑफ मैन। तो एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हुकवर्म, क्योंकि इनकी बॉडी के बाहर हुक की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन के साथ अधेयर करने में। The anterior end curves dorsally in the form of hook. By means of large plate in their mouth, they lacerate the intestinal mucus. तो इनकी जो माउथ में जो बड़े बड़े हुक्स हैं, जो प्लेट्स हैं, उसकी वजह से ये हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो हमारी इंटेस्टाइन की सबसे इनरमोस्ट लेयर है, उसको टेयर करके अंदर पेनेट्रेट कर जाते हैं and pump blood into intestine, as a result of which the host become anemic। और उसी वजह से, क्योंकि ये हमारी जो वॉल्स है उनको पंचर करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है एंड द पेशेंट में बिकम एनीमिक, मतलब लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। एग्स पास आउट थ्रू फीसेस एंड जुवेनाइल्स हैच आउट इन द सॉइल, दे बुरो थ्रू द ह्यूमन स्किन टू ब्लड रीचिंग लंग्स। तो ये हमारी स्किन से होते हुए ब्लड में जाते हैं, देन लंग्स में, इंटेस्टाइन में, एज एन ascaris lumbricoids। तो जिस तरीके से ascaris lumbricoids इन्फेक्ट करते हैं उसी तरीके से ये भी हमारी बॉडी में माइग्रेट करते हुए हमें इन्फेक्ट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, पिन वॉर्म्स, जिनको हम बोलते हैं एंटोरोबियस वर्मिकुलारिस, या फिर द ट्राइकेनेला वॉर्म, जो कि हैं ट्राइकेनेला स्पाइरालिस, ब्रिगेमेलिया, लिविंग इन द लिम्फेटिक सिस्टम, कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये जितने भी वर्म्स हैं, पिन वर्म्स हो या ट्राइकेनेला हो, ये लिम्फेटिक सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। द फीमेल्स ऑफ द फाइलेरियल वर्म, अगर हम बात करते हैं फाइलेरियल वर्म्स की, जो कि वुचरेरिया ब्राउन कॉफ्टी होता है, वो माइक्रोफाइलेरिया कॉज करते हैं और हमारे ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पैरासाइटिसाइज करके रहता है। दीज एंटर द mosquito through blood. In the mosquito they undergo development up to infective stage, then they escape mosquito and enter another human host। तो बेसिकली इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब कि हाफ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो एक होस्ट के अंदर होगा और दूसरा पार्ट जो है वो सेकेंड होस्ट के अंदर होगा। दे नीड 2 होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो पहले ये मस्कीटो की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे एंड इफ द सेम इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट्स एनी ह्यूमन, तो वो मस्कीटो बाइट के ड्यूरिंग ये जो है, जो मस्कीटो की ब्लड मील होती है उसके ड्यूरिंग ये ह्यूमन होस्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो इन प्रीवियस पेपर्स वी हैव डन द लाइफ साइकिल्स ऑफ आई थिंक ascaris lumbricoids and cyclostoma duodenale, so this is also very important for the paper. Next, structure of human ear. So with this we will continue in the next part, otherwise it will be too lengthy. Thank you for watching and all the best.